हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही डेली का टेस्ट से जिसमें 50 क्वेश्चन सोशल साइंस का कंप्लीट करने वाले हैं। कई दिनों से इनका प्रैक्टिस सेट नहीं आ रहा था गर्मी की छुट्टी की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। यह प्रैक्टिस सेट जो है 10 जून 2024 को ही करवाया गया था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। यदि लोकसभा भंग हो तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपात का अनुमोदन कौन करेगा? यदि लोकसभा भंग हो तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपात का अनुमोदन कौन करेगा? ऑप्शन पर गौर करेंगे। पहले राज्यसभा, फिर गठन के 30 दिनों के अंदर लोकसभा। नेक्स्ट है गठन के 6 माह के भीतर नई लोकसभा, 6 माह के बाद नए सत्र के समय लोकसभा, केवल राज्यसभा। देखिए, यदि लोकसभा भंग हो तो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है, घोषित आपात का अनुमोदन कौन करेगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पहले राज्यसभा, फिर गठन के 30 दिनों के अंदर लोकसभा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन है जो सत्य दिए गए हैं? जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो इस आशय का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जी हाँ, राष्ट्रपति से संबंधित है तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उसके पद को भरने के लिए चुनाव होता है तो उसकी अवधि 9 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सरासर गलत है। 9 माह नहीं, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। केवल एक जो है सही दिया गया है, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। महाभियोग जो कि कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अनुच्छेद 61 में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य दिए गए हैं? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्यों के बहुमत से पारित ऐसे प्रस्ताव से हटाया जा सकता है जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त हो। सही है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्यों के बहुमत से पारित ऐसे प्रस्ताव से हटाया जा सकता है जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त हो। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उसका उत्तराधिकारी चुनना आवश्यक है। जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उसका उत्तराधिकारी चुनना आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता है। यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आराम से चलिए, आप लोग साथ साथ आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा तभी आंसर दे पाइएगा, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे ही वीडियो बनाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। यदि हमारे संविधान के अंतर्गत देश के किसी प्रमुख की अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो प्रधानमंत्री है, न कि संघ के राष्ट्रपति। यह कथन निम्न में से किसका है? यदि हमारे संविधान के अंतर्गत देश के किसी प्रमुख की अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, न कि संघ के राष्ट्रपति। तो आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की ही जाए तो इसकी तुलना प्रधानमंत्री से की जा सकती है, न कि भारत के राष्ट्रपति से या फिर संघ के राष्ट्रपति से। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित है? बताइएगा कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसका संबंध राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से है? देखिए, अनुच्छेद 71 की बात की जाए तो अनुच्छेद 71 में क्या है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में अगर विवाद हो जाएगा तो उसका विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो यह तो प्रधानमंत्री से संबंधित है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 74। जी हाँ, अनुच्छेद 74 में क्या है, तो राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो यह तो संबंधित है ही। 75 में क्या है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। और 78 में क्या है, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा किया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेगा वो राष्ट्रपति को क्या कराएगा? अवगत करवाएगा। तो तीनों का संबंध किससे हो जाएगा? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 में क्या है, तो क्षमादान की शक्ति है। और अनुच्छेद 73 में क्या है, तो संघ के कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान है। निम्नलिखित कैबिनेट समितियों में से किसे एक सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है? किसे एक सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है? आर्थिक मामलों की समिति, संसदीय मामलों की समिति, राजनीतिक मामलों की समिति या फिर नियुक्ति समिति। सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है राजनीतिक मामलों की समिति को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है आर्थिक वित्तीय विवरण या बजट।
आर्थिक वित्तीय विवरण या बजट की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। बजट जो कि बुगेट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। अनुपूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान, अधिक अनुदान की जो चर्चा अनुच्छेद 115 में है, अनुच्छेद 115 में है। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, इसकी चर्चा अनुच्छेद 114 में है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। एक बार फिर से मिला लीजिए। आर्थिक वित्तीय विवरण या बजट की चर्चा अनुच्छेद 112, अनुपूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान की चर्चा अनुच्छेद 115, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? गौर करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए संसदीय समिति का गठन 1997 में हुआ था। सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। 1992 में किया गया था और इसी महिला आयोग की सिफारिश पर महिला सशक्तिकरण के लिए संसदीय समिति का गठन 1997 में किया गया। बिल्कुल सही है। महिला सशक्तिकरण के लिए संसदीय समिति में 20 लोकसभा सदस्य, 20 लोकसभा सदस्य एवं 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये थोड़ा सा काट लीजिए, दोबारा लिखा गया है। हाँ, संसदीय समिति में 20 लोकसभा सदस्य एवं 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएंगे 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। संसदीय फोरम और स्थापना वर्ष दिया गया है। चलिए मिलाते हैं। ये भी मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को बताती हूँ। जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम, इसकी स्थापना किया गया था 2006 में। जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम का गठन 2006 में किया गया था। 2006 में। आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम, आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम का गठन 2011 में किया गया था। नेक्स्ट है जल संरक्षण एवं प्रबंधन एवं संसदीय फोरम, जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम, यह हो जाएगा 2005। 2005। भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु संरक्षण एवं संसदीय फोरम, इसका गठन किया गया था 2008 में। 2008 में। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं, आप लोग को भी याद हो जाएगा। तो चलिए याद करते हैं। जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम का गठन 2006 में किया गया था। जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम का गठन कब किया गया? 2006 में। आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम का गठन 2011। जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम का गठन 2005 में किया गया था। भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु संरक्षण एवं संसदीय फोरम का गठन 2008 में किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर निकला 2, 1, 4, 5, 2, 1, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन कर सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन कर सकता है? कानून बनाकर संसद, प्रस्ताव पारित करके संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा कानून बनाकर संसद, ना कि प्रस्ताव पारित करके। याद रखिएगा, कानून बना करके संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकता है, लेकिन याद रखने वाली बात है, वृद्धि तो कर सकता है लेकिन कमी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन है जो सत्य दिए गए हैं? गौर करेंगे। संसद कानून बनाकर किसी राज्य के राज्यपाल को समीपवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकती है। संसद बनाने की कोनो जरूरत नहीं है, संसद कानून बनाकर कोनो जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ही राज्य के राज्यपाल की नियुक्त करता है और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। संसद कानून बना करके नहीं, यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को समीपवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो वह उस प्रदेश की मंत्रिपरिषद की सहायता से स्वतंत्र रूप से प्रशासक रूप में कार्य कर सकता है। यह तो सही लग रहा है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल को समीपवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो वह उस प्रदेश के मंत्रिपरिषद की सहायता से स्वतंत्र रूप से प्रशासक रूप में कार्य कर सकता है। जी बिल्कुल, यह सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही लंबा चौड़ा प्रश्न है। उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हाँ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है, बिल्कुल सही है। वह उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री की परिषद जो होती है सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह तो गलत है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, उसे मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों एवं राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए सभी विधानों से राज्यपाल को अवगत कराने की अनिवार्यता है। जी हाँ, कोई भी कानून बनाएगा या फिर निर्णय लेगा तो राज्यपाल को अवगत कराएगा ही, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है, यदि राज्यपाल चाहे तो उसे उस निर्णय के बारे में भी राज्यपाल को अवगत कराने की अनिवार्यता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया है तथा पूरी मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है। यदि राज्यपाल चाहे तो उसे उस निर्णय के बारे में भी राज्यपाल को अवगत कराने की अनिवार्यता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया है तथा पूरी मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है। यह भी सही दिया गया है। आंसर जो हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। इसे आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल। जैसे कि केंद्र के मंत्री एवं वेतन का भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है। केंद्र के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है। उसी तरह से राज्यों में विधानमंडल करता है, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर किसी वित्त विधेयक को राज्यपाल राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं? यहाँ पे बात हो रही है वित्त विधेयक की। वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर किसी वित्त विधेयक को राज्यपाल राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं? तो इसकी कोई समय सीमा जो है निर्धारित नहीं की गई है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। धन विधेयक के लिए कितना था? 14 दिन, लेकिन यहाँ पे वित्त विधेयक की चर्चा थी, इस कारण से इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संबंध में रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करती है, वही हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राज्यों में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल आसान प्रश्न, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, लेकिन जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन हो जाएंगे ए। अनुच्छेद 233 को आप लोग पढ़िएगा, उसमें चर्चा किया गया है नियुक्ति से संबंधित। नेक्स्ट है, मिलान करें। अब यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। 16 क्वेश्चन जो था पॉलिटी से दिया गया था, आज बहुत सारे प्रश्न पॉलिटी से देखने को मिलेगा। तो चलिए इसे मिलान करते हैं। मेहरगढ़, पिकलीहल, चिरांद, बुरझोम, यह सब जो है नवपाषाण कालीन शहर का नाम दिया गया, स्थल का नाम दिया गया है। मेहरगढ़ सुलेमान एवं किरथक पहाड़ियों के बीच में बलूचिस्तान प्रांत कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किस चीज़ का? कृषि का। पिकलीहल कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है, और यहाँ से राख का ढेर प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? राख का ढेर। चिरांद हो जाएगा अपना बिहार, और बिहार में सारण में है, सारण में ही चिरांद है। हाँ, और चिरांद में क्या प्राप्त हुआ है? तो हड्डी के औजार प्राप्त हुए, हड्डी के हथियार या फिर औजार। बुरज़होम जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से गर्तावास के अवशेष मिले हैं। तो मिला लीजिए, मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य, पिकलीहल से राख का ढेर, चिरांद से हड्डी का औजार और बुरज़होम से गर्तावास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि? पश्चिमी एशिया मतलब मेसोपोटामिया की बात कही जा रही है। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि देखिए, इनके पास नगर नियोजन की ग्रिड पद्धति थी। जी हाँ, हड़प्पा संस्कृति की अगर बात की जाए तो इनके पास नगर नियोजन के लिए एक ग्रिड पद्धति थी, बिल्कुल सही है। इनकी लिपि बहुत चित्रात्मक थी जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यह भी सही दिया गया है। इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। जी हाँ, तीनों कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया जो कि दजला एवं फरात नदियों के बीच विकसित हुआ था। नेक्स्ट है, मिलान करना है। देवता और शक्तियाँ दिया गया है। इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है। हाँ, वर्षा का देवता हो जाएंगे। युद्ध का भी देवता इंद्र को ही कहा जाता है, और ऋग्वेद में इसकी चर्चा 250 बार किया गया है। और दूसरा हो जाएगा अग्नि की चर्चा 200 बार मिलता है। वरुण हो जाएंगे जल के देवता। मारुत आंधी के देवता। सोम पेय पदार्थ वनस्पतियों के देवता। इनकी चर्चा जो है 9वें मंडल में किया गया है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इंद्र वर्षा का देवता, वरुण जल का देवता, मारुत आंधी का देवता, सोम वनस्पतियों का देवता,
जिसकी चर्चा 9वें मंडल में किया गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। टोटल 10 मंडल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन और बौद्ध धर्मों के समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुने। जैन और बौद्ध धर्मों के समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं। ऑप्शन को देखते हैं। दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करता है, बिल्कुल सही है। दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे, अभी भी करते हैं। दोनों धर्म सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पथदर थे, बिल्कुल सही है। दोनों धर्म सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पथदर थे। नेक्स्ट है, दोनों धर्मों में मध्यम मार्ग को समान रूप से माना गया है। बताइएगा, दोनों धर्मों में मध्यम मार्ग को समान रूप से माना गया है। जैन धर्म में तो कठोरता और बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। 1, 2 सही है, 3 गलत है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है। गलत कौन सा कथन दिया गया है, गलत चुनना है। अशोक ने राजा बनने के बाद केवल कलिंग का युद्ध किया था। हाँ, 261 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में शासक बना था और 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था हाथियों के लिए। आगे देखिएगा, इस युद्ध के संदर्भ में ही अशोक की अभिलेख में सत्य सहस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ, इस युद्ध के संदर्भ में अशोक के अभिलेख में सत्य सहस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8वें वर्ष किया गया था। हाँ, 8वें वर्ष किया गया था, यह भी सही दिया गया है। इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में किया गया है। जी बिल्कुल नहीं, 11वें शिलालेख में नहीं किया गया है, 13वें शिलालेख में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बताइएगा, अशोक से पूर्व जो है कलिंग पर आक्रमण किसने किया था? याद होगा तो कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण वंश का तीसरा शासक था और महान शासक। वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था, जी हाँ, इसमें नो डाउट। और हीन अन्य संप्रदाय को मानता था, नहीं। देखिए, इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, उपाध्यक्ष अश्वघोष था। और इसी के समय बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। महायान संप्रदाय के जो लोग थे ये मूर्ति बना करके पूजा किया करते थे। और आप लोगों को पता होगा कि कुषाण कनिष्क के काल में ही गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था और इन 2 शैलियों में बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती थी। तो हीनयान संप्रदाय नहीं होगा, महायान संप्रदाय होगा। यह गलत दिया गया है। उसने कश्मीर में बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, जी बिल्कुल, पहली सदी में। आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। राजगीर में 483 ईसा पूर्व। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व। कहाँ? तो हो जाएगा वैशाली। वैशाली किसके समय? जानते होंगे तो बताएंगे। पहला हुआ था अजातशत्रु के समय, अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का शासक है। दूसरा हुआ था कालाशोक के समय, कालाशोक के समय। और तीसरा हुआ था अशोक के समय। कहाँ? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्तिस ने। और चौथा कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। पहला का अध्यक्षता महाकश्यप, दूसरा का शावकमीर, तीसरा का मोगलीपुत्तिस और चौथा का वसुमित्र। और एक उपाध्यक्ष अश्वघोष था जो कि बिहार का ही रहने वाला था। नेक्स्ट है, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है? रुहमा किसने कहा है? अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है? त्रिपक्षीय युद्ध का नाम सुना होगा जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने भाग लिया था। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है? तो आंसर हो जाएगा पाल वंश को। बिल्कुल राइट आंसर है पाल वंश। सुलेमान देवपाल के समय में भी भारत आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस त्रिपक्षीय युद्ध में प्रतिहार वंश की जीत हुई थी। 5वें वेद की संज्ञा किसे दी गई है? बताइएगा, 5वें वेद की संज्ञा किसे दी गई है? 4 वेद तो पता ही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 5वें वेद की संज्ञा किसे दिया गया है? तो तिरुमुरई को। तिरुमुरई 5वें वेद की संज्ञा किसे दिया गया है? तिरुमुरई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? गौर करेंगे, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था।
नहीं, तमिलनाडु में नहीं हुआ था, केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। केरल के कलादी में, केरल के कलादी में इनका जन्म हुआ था, कलादी में। नेक्स्ट है, इनका दर्शन द्वैतवाद कहा जाता है। द्वैतवाद तो माधवाचार्य ने दिया था, अद्वैतवाद हो जाएगा, ये भी गलत दिया गया है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया था, अद्वैतवाद का मत दिया था, यह भी गलत है। द्वैतवाद माधवाचार्य ने दिया था। द्वैतवाद निमकाचार्य ने दिया था। मोक्ष का मार्ग ईश्वर की शक्ति बताया, मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताया, माफ करिएगा, भक्ति बताया। हाँ सही है। वेदों पर आशंका जताई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिया गया है। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? दिल्ली स्थानांतरित की। भारत में मुस्लिम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसे बनाए रखा था? लाहौर को। आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, कुछ समय के लिए ही शासक बना था और उसने भी राजधानी लाहौर को ही रखा। लेकिन जब इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी बनाया था तो कह सकते हैं कि इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसी कारण से ही। और भी कई सारे घटना है, लेकिन इस घटना के कारण भी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इल्तुतमिश ने ही राजधानी कहाँ बनाया था? तो दिल्ली को बनाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ किया था। चालीसा दल की स्थापना इल्तुतमिश ने ही किया था। इसी की बेटी का नाम है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, खानवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? खानवा की लड़ाई के संदर्भ में, खानवा की लड़ाई कब हुआ था? तो देखिए, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया, 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1527 में खानवा का युद्ध में किसे पराजित किया? राणा सांगा को। 1528 में चंदेरी का युद्ध जिसमें मेदिनी राय को पराजित किया। 1529 में अफगान का युद्ध जिसे इस युद्ध में अफगानों को पराजित किया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? खानवा की लड़ाई के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है? देखते हैं। यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। जी बिल्कुल, यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी और इन चारों युद्ध में बाबर की ही जीत हुई थी। नेक्स्ट है, राणा सांगा ने मुगल क्षेत्र ब्याना पर अधिकार कर लिया था। हाँ, राणा सांगा ने मुगल क्षेत्र ब्याना पर अधिकार कर लिया था। मेवात के हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया। इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई। नहीं, मृत्यु तो हुई थी 1530 में, यह गलत है। मेवात के हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया, यह सही है। नहीं भी याद है तो भी आंसर इसका सटीक आप लोग लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कला में पित्राद्युरा किससे संबंधित था? पित्राद्युरा, यास बेग का मकबरा तो सुना ही होगा आपने। यास बेग को ही एतमादुद्दौला का उपाधि दिया था जहांगीर ने। यह कौन था? नूरजहां के पिता थे और पित्राद्युरा शैली में ही इसका मकबरा आगरा में बनाया गया था सबसे पहले। आंसर हो जाएगा संगमरमर पर अलंकृत सजावट की वृद्धि। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में है। सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सिख आया है तो 10 गुरु का नाम आप लोग को याद रखना चाहिए क्रम से। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। दूसरे गुरु गुरु अंगद थे, जिन्हें लहना कहा जाता है। इन्होंने ही सुचारू रूप से लंगर व्यवस्था को प्रारंभ करवा दिया। तीसरे गुरु थे अमरदास, जिन्होंने एक विवाह की पद्धति लाई जिसे लावनी पद्धति कहा जाता है। चौथे गुरु कौन थे? चौथे गुरु हो जाएंगे रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव, जिसकी हत्या जहांगीर ने करवाई दी थी। छठे गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु हरिराय। आठवें गुरु हरकिशन। नौवें गुरु तेग बहादुर, और तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की, बिल्कुल सही है। सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु गोविंद सिंह ने किया। यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिए, हरगोविंद कर लीजिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु गोविंद ने किया, गुरु हरगोविंद ने शुरू किया, सही है। अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने, यह भी सही है। 1, 2, 3 बिल्कुल राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या है? तो गुजरी देवी है, और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, गुजरी देवी। पिता का नाम तेग बहादुर है, तेग बहादुर। जन्म 1666 में हुआ था। कहाँ? तो यह हुआ था इनका जन्म पटना में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1781 में मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। मुस्लिम भारत में कंपनी के शासन को बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन देते थे। कभी कभी समर्थन भी देते थे, कभी कभी नहीं भी देते थे, लेकिन नैतिक रूप से नहीं। तो ए जो है सही है, लेकिन आर जो है गलत है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई बताइएगा। मद्रास महाजन सभा कर लीजिए। मद्रास महाजन सभा, और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया था वी राघवाचारी के द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। कब? 1873 में किया गया था। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। कब किया था? 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये भी याद रखिएगा, मद्रास महाजन सभा 1884 वी राघवाचारी, आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय, सदस्य शोधक समाज 1873। चलिए नेक्स्ट है। 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? 1857 की क्रांति के बारे में बताना है। सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। हाँ, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो अधिनियम लाए गए थे, इसके द्वारा सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। और एक आयोग आया था, पील आयोग। नेक्स्ट है, भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया। यह भी सही दिया गया है। अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। नहीं, यह गलत है। सेना में भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर की जाने लगी। यह भी सही है। नेक्स्ट है, गोरखा, जाट, पठान या सब की नियुक्ति की जाने लगी। ब्राह्मण राजपूत की कटौती की गई थी। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ताओं के संदर्भ में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। ठीक है भाई। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। नेतृत्व किसने किया था? गौर करेंगे, सैयद हैदर रजा ने नेतृत्व किया था। कहाँ से? दिल्ली से। चिदम्बरम पिल्लै ने नेतृत्व किया था मद्रास से। लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया था। कहाँ से? तो पंजाब से। हरि सर्वोत्तम राव ने आंध्र प्रदेश से। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, सैयद हैदर रजा दिल्ली से नेतृत्व, चिदम्बरम पिल्लै मद्रास से, लाला लाजपत राय पंजाब से, हरि सर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश से। बाकी मिला लीजिएगा कौन सा आंसर होगा। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। बाकी हमने जो मिलान किया वो बिल्कुल आंसर इसका तो गलत दिया गया है। हमने जो मिलाया बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सैयद हैदर रजा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। सैयद हैदर रजा दिल्ली, चिदम्बरम पिल्लै मद्रास, लाला लाजपत राय पंजाब, हरि सर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें कभी कभी आंसर गलत दिया हुआ रहता है। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत का स्थापना किया गया था कब? 1904 में। लेकिन याद रखिएगा, इसके पूर्ववर्ती जो नाम है मित्र मेला संघ है, और मित्र मेला संघ की स्थापना 1899 में ही किया गया था, और इसी का नाम चेंज करके 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। और इसके संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर थे। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते हैं? थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बीपीएससी लेवल टाइप का दिया गया है। क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर का कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? बताइएगा। संध्या के संपादक जो हो जाएंगे ब्रह्म माधव उपाध्याय हो जाएंगे। युगांतर के संपादक कौन है? तो वारेंद्र कुमार घोष हैं। वारेंद्र कुमार घोष की पत्रिका है युगांतर, और ब्रह्म माधव उपाध्याय का है संध्या, और इन दोनों का प्रकाशन होता था बंगाल से। बिल्कुल राइट आंसर बंगाल से। 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी घोष ने किया था? नहीं, रास बिहारी घोष ने 1907 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ना कि 1905। 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो
गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने, यह गलत है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। हाँ, किया, सही है। कांग्रेस के नरमपंथी कार्यकर्ता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देश के बाहर फैलाना चाहते थे। नरमपंथी ऐसा चाहेगा, गर्मपंथी कार्यकर्ता जो थे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देश के बाहर फैलाना चाहते थे। केवल 2 जो है सही दिया गया है, आंसर हो जाएंगे बी। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, सक्रिय और सुसुप्त ज्वालामुखी जो है बैरन एवं नारकोंडम। बैरन जो है सक्रिय है और सुसुप्त है नारकोंडम, यह दोनों के दोनों भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, और यह कहाँ है, अंडमान निकोबार में। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच में होती है, तो आंसर हो जाएगा 4500 से 6000 मीटर। कहाँ, पश्चिम में। 4500 से लेकर 600 मीटर पश्चिम में हिम रेखा। नेक्स्ट है, बौद्धों का प्रसिद्ध मठ तांबो मठ किस घाटी में स्थित है। बौद्धों का प्रसिद्ध मठ तांबो मठ किस घाटी में स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में, और स्थित है स्पीति घाटी में। तवा किसकी सहायक नदी है। तवा, उरंग, बंजर, हिरन, शेर, यह सब नर्मदा की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, मुहाना खंभात की खाड़ी में। तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा। तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को, मद्रास को। 42, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव होता। अधिक गर्मी हो जाती, अधिक ताप बढ़ जाता और अधिक वर्षा होती। ताप भी अधिक और वर्षा भी अधिक। आंसर हो जाएगा, किसी एक को सुधार करिए, ठीक है। अधिक ताप और अधिक वर्षा कर लीजिए, यहाँ पे अधिक वर्षा, अधिक ताप और अधिक वर्षा, बिल्कुल राइट आंसर यही होगा, ठीक है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। मिट्टी के प्रकार और प्रतिशतता दिया गया है। जलोढ़ मिट्टी 43% पर सही है। लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी 15%, लेटराइट मिट्टी 20%। देखिए, अगर इस तरह से भी इसको चाहें तो छाड़ सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी के बाद काली मिट्टी, और काली मिट्टी के बाद लेटराइट मिट्टी। तो सरासर गलत हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। लेटराइट मिट्टी जो है 20% भूभाग पर नहीं पाया जाता है, 3.7% भूभाग पर ही पाया जाता है। काजू उत्पादन के लिए लेटराइट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी। M.A. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था 1984 को। 1984 M.A. स्वामीनाथन के अध्यक्षता में। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। न्यूनतम वन अनिवार्यता संपूर्ण भूमि का 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भूटान में 70% भूभाग पर वन को रखना जरूरी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। मंझगावा मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है। देखिए, बालाघाट जो है मैग्नीज भंडार के लिए जाना जाता है, अपोजिट दिया गया है, और मंझगावा जो है हीरे की खान के लिए जाना जाता है। और बालाघाट और मंझगावा यह कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। आंसर हो जाएगा, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट है, मिलान करिए। एल्युमिनियम कंपनी और अवस्थिति दिया गया है, मिलान करते हैं। एल्युमिनियम कंपनी बाल्को, यह कहाँ है, कोरापुट में, कोरापुट। हिंडाल्को हीराकुंड, हीराकुंड कहाँ है, तो उड़ीसा में, उड़ीसा में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी रेणुकूट, यह कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कोरबा कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है, तो कोरबा में है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। एक बार फिर से मिला लेते हैं, 1 मिनट रुक जाएंगे। बाल्को कोरापुट, हिंडाल्को हीराकुंड, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी रेणुकूट उत्तर प्रदेश, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी कोरबा। इसे खुद से ही मिलाइएगा। आंसर जो इसका निकलेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन की लंबाई कितनी है, नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है, 167 किलोमीटर। नेक्स्ट है, मिलान करना है राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य और राज्य
कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन। देखिए कांगेर देख करके हिमाचल प्रदेश नहीं टिक करिएगा, क्योंकि कांगेर घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन जो है यह कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय वन कहाँ है? नागरहोल यह हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो हो जाएगा हरियाणा। कुंगती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर निकलेगा 1 4 1 4 3 2। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 1 4 3 2। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन छत्तीसगढ़, नागरहोल कर्नाटक, कुंगती वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा। आज का लास्ट प्रश्न। वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। लाइक करने से पता चल जाता है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, और कुछ ऐसा है नहीं। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? सितार का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी के एटा जिले के पटियाली गाँव में। कहाँ हुआ था? पटियाली गाँव में। इनका मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हो सके तो इसे शेयर करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।